हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इनलाइटनमेंट थिंकर आते हैं और कैसे जो वर्ल्ड हिस्ट्री शिफ्ट करता है फ्रॉम 1750s टू 1990s। तो हम लोग इस वीडियो में जितना कवर कर सकेंगे उतना करेंगे। इसके बाद आगे वाले वीडियो में भी अगर कुछ बच जाता है तो उसको कोशिश करेंगे हम लोग कि कवर कर लें। तो इसमें स्ट्रेच करने का कोशिश करेंगे जितना लंबा ये वीडियो जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे और लास्ट तक इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, ठीक है। और ये ब्लैंक सीट में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे वो रहेगा, और उसके बाद जो इसका पीडीएफ होगा या नोट्स होगा वो आप नोट कर लेना। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बट आप इसको आराम से सुनना। 2x की स्पीड पे भी आप सुनोगे आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग को समझना है यूरोप का कंडीशन। तो हम लोग इसमें जो इनलाइटनमेंट का टाइम था, यूरोप में, उसको हम लोग देखेंगे। इनलाइटनमेंट कैसे आता है और क्या कंडीशनिंग थी इनलाइटनमेंट से पहले, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। इस सब चीज़ को जो है हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है जिससे कि हम लोग बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन देखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं, और इन जो इंग्लिश रेवोल्यूशन था या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में होता है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो इसको भी जो है हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या बैकग्राउंड था यूरोप का फ्रॉम 5 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक, वेरी ब्रीफली। अब अगर हम लोग इनलाइटनमेंट से पहले यूरोप का जो टाइम पीरियड था उसको समझें, तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि 5th सेंचुरी से जो है वहाँ पे रोमन एम्पायर का शासन था। आपको पता होगा कि रोमन एम्पायर यूरोप में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो रोमन एम्पायर का रूल यूरोप में हो रहा था, और सब चीज़ में उन्हीं का कंट्रोल होता था। और इस वजह से देखा जाता है कि जो इटली वाला रीजन था, रोम था, वहीं पे हम लोग पोप का फिर बाद में जो रूल है वो आता है। तो ये इनिशियल टाइम में था। बट जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन करने लगता है तो 14 से 16 सेंचुरी तक जो है यूरोप डार्क एज में चला जाता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि यूरोप में भी एक डार्क एज आया था, अंधकार का युग आया था। क्यों? अब वो डार्क एज क्यों था? डार्क एज रहने का कुछ मेजर रीज़न था। पहला, वहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। अब कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा जो कंट्रोल कर सके एम्पायर को, तो इसमें क्या होगा, चर्च का जो है मोनोपोली बढ़ने लगेगा। क्योंकि हमेशा से चर्च जो था वो अपना रूल दिखाना चाहता था, बट रोमन एम्पायर इतना स्ट्रांग था कि उसको कभी ये मौका नहीं मिल पाया इनिशियल टाइम में, क्योंकि रोमन एम्पायर के पास सारा कंट्रोल था। बट जैसे ही कोई स्ट्रांग रूलर नहीं होता है तो इधर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हर वे में जो है चर्च पावरफुल होते जाता है, उसके पास बहुत सारा राइट आते जाता है। और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि कुछ भी मेजर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वेदर साइंस के फील्ड में हो या फिर इकोनॉमी के फील्ड में हो या कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो, इस सब में कुछ भी वहाँ पे एडवांसमेंट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से जो है वो फेज़ को हम लोग डार्क एज कहते हैं। और साथ ही साथ डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। कोरेला ये सब का जो बीमारी होता है यूरोप में बहुत था उस समय। बट धीरे धीरे कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकल के आते हैं, और इस जो रिजीम था चर्च का रिजीम को चैलेंज करने का कोशिश करते हैं, जिस पीरियड को हम लोग कहते हैं कि री अवेकनिंग हो रहा था। री अवेकनिंग और रेनेसा में ये था कि पूरा चेंज चाहिए था, हर चीज़ में चेंज मांगता था। कि पहले जो भी चर्च का कंट्रोल था ये सब में चेंज हो रहा था। अब कंट्रोल जो है नए तरीके के रूलर के पास जाना चाहिए, लोग के पास राइट चाहिए था, चर्च में कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ जो है मेजर रिफॉर्म चाहिए था कि रेनेसा, पूरा चेंज, री अवेकनिंग। और उसके बाद दूसरा था री अवेकनिंग कि लोग जो है अब जाग रहे थे, लोग को अब अपना राइट चाहिए था, उनको जो है डिसएडवांटेज में नहीं रहना था,
जो पहले चर्च जो है उनको बोलता था कि अच्छा सन जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड सन चक्कर लगाता है, ये सारी चीज़ जो है चर्च ने बता के रखी थी और चर्च कंट्रोल करता था कि अगर जो चर्च में बोला जाएगा, जो पोप बोलेंगे वही सही होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड जो है काम करेगा, अदरवाइज़ जो है ये पूरा दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ चर्च के द्वारा सिखाया जाता था। बट इसी को चैलेंज करने के लिए जो है रीअवेकनिंग के टाइम पे कुछ थिंकर आते हैं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा गैलीलियो का। तो ऐसे लोग बाहर निकल के आते हैं जो क्वेश्चन करते हैं जो चर्च का आधिपत्य था उसको। और साथ ही साथ जो एस्ट्रोनॉमी था, फिजिक्स था, बायोलॉजी था, लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, बायोलॉजी और जो भी चर्च का प्रोपेगेंडा था उसको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इस टाइम पीरियड में। तो ये नया डेवलपमेंट मिलता है। ये तो साइंस के बैकग्राउंड में हुआ। इसके अलावा लिटरेचर का भी जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है कि राइटर्स बाहर निकल के आते हैं, आर्टिस्ट बाहर निकल के आते हैं। आप लियोनार्डो दा विंची का जो पोर्ट्रेट देखते हैं उसी समय में वो निकल के आते हैं, वो आर्ट करते हैं। और फिर लिटरेचर में माइकल एंग्लो जैसे लिटरेट जो है बाहर निकल के आते हैं। फिर कुछ फिलोसफर बाहर निकल के आते हैं, लाइक लॉक हो गया, वोल्टेयर हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, रूसो हो गया। ऐसे जो फिलोसफर सब है वो बाहर निकल के आते हैं। तो ये सब जो है लोग हाईलाइट करते हैं कि चर्च जो है लोगों के राइट को कंट्रोल कर रहा था। तो इसी सब के अगेंस्ट में जो है इनलाइटनमेंट का फेज जो है यूरोप में शुरू होता है। और इनलाइटनमेंट किस चीज़ से एसोसिएटेड था? इनलाइटनमेंट जो है फोकस करता है एम्पिरिसिज्म में। एम्पिरिसिज्म में क्या होता है कि जो फैक्ट है आपको फैक्ट बताया जाएगा। दो चीज़ होता है, एक नॉर्मेटिज्म और एक एम्पिरिसिज्म। तो एम्पिरिसिज्म में जो है फैक्ट पे बात की जाती है कि जो फैक्ट है उसके बारे में बात किया जाएगा। साथ ही साथ अब जो है इंडिविजुअल का राइट के बारे में बात होना चाहिए कि इंडिविजुअल को कुछ राइट होता है, फ्रीडम होता है, इन सब चीज़ों पे बात होने लगता है। साथ ही साथ जो है मटेरियलिज्म के बारे में बात होता है कि जो मटेरियल है वो राजा या फिर चर्च के पास नहीं होना चाहिए, वो जो है इंडिविजुअल उसको कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में बात होता है। तो ये बहुत ही मेजर 3 चीज़ था यूरोप में जो इनलाइटनमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। पहला आपका एम्पिरिसिज्म, दूसरा इंडिविजुअलिज्म और तीसरा मटेरियलिज्म। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि लॉक जो है इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि प्रॉपर्टी, नेचुरल राइट, इन सब चीज़ों पे वो फोकस करेंगे। ठीक है। और इनलाइटनमेंट के थिंकर जो है जो चर्च का क्वेश्चनिंग था, जो चर्च का राज्य था, राइट था, उसको तो क्वेश्चन करते हैं कि चर्च का कोई भी जो है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल एरेना हो, चाहे वो इकोनॉमिक एरेना हो। लोगों के डे बाय डे अफेयर में चर्च का जो प्रभाव है वो नहीं होना चाहिए। और आज भी जो प्रेजेंट टाइम है हम लोग देखते हैं कि यूरोप में जो है सेपरेशन देखने को मिलता है, चाहे वो जो स्टेट और लोगों के पर्सनल अफेयर के बीच में हो। वहाँ पे जो है राज्य का कंट्रोल नहीं होता है, जो भी रिलीजियस अफेयर होता है उसमें। तो इस तरीके से जो है हम लोग देखते हैं इनलाइटनमेंट का शुरुआत होता है यूरोप में। अब 3 वर्ड को हम लोग समझ चुके हैं, एम्पिरिसिज्म, मटेरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म। जो जब मटेरियलिज्म का शुरुआत हो रहा है यूरोप में, इसका मतलब ये है कि अब जो है इंडस्ट्री लगाने की बात होगी, कि अब जो है लोगों को खुद से पैसा कमाना है, पैसा अर्जित करना है। ऐसा नहीं कि बस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, घर तक ही सीमित है कि अपना पेट का पालन हो जा रहा है, बस उतना में सीमित रहना नहीं। अब जो है उन लोगों को सरप्लस प्रोडक्शन करना था कि अब अगर आप कुछ भी उगा रहे हैं तो वो बेचेंगे ताकि प्रॉफिट कमाए और फिर जो है वो फिर इंडिविजुअल का लाइफ जो है बेटर हो। अब लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए वो लोग सोचने लगे, क्योंकि अब जो बात हो रही थी इससे नया लाइफ स्टाइल बन के आएगा कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, पैसे कमाएंगे, लेविस लाइफ जिएंगे। पहले जो था वो वर्किंग लाइफ जी रहे थे, तो कुछ राइट ही नहीं था उन लोगों के पास। तो ये शुरू होता है आपका 17 से 18 सेंचुरी के बीच में। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि इस समय में कौन कौन से जो थिंकर थे वो आते हैं और लोगों को जो है आइडिया देते हैं इनलाइटनमेंट के बारे में। आपने नाम सुना होगा कॉपरनिकस का। तो कॉपरनिकस जो है जो
हेलोसेंट्रिक मॉडल था कि सन जो है, हेलोसेंट्रिक मॉडल जो होता है इसमें वो बोलते हैं कि जो सन है, सन के अराउंड जो है बाकी जो प्लैनेट है वो चक्कर लगाता है। तो ऐसा कॉपरनिकस बोले थे। तो कॉपरनिकस को ऐसा बोलने के कारण क्या होता है कि डेथ सेंटेंस दे दिया जाता था चर्च के द्वारा, तो वो तो मारे गए। बाद में गैलीलियो आते हैं और जो उनका टेलीस्कोप था उसके मदद से जो है वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि सन के अराउंड जो है बाकी प्लैनेट चक्कर लगाता है। तो ये आपका दो मॉडल आपको पता होना चाहिए, हेलीसेंट्रिक और दूसरा था जो चर्च के द्वारा दिया गया था, जियोसेंट्रिक। अब चर्च कहता था कि नहीं, जियो यानी कि जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड में जो है बाकी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं और इससे जो है वो अपना दबदबा बनाने लगते थे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए पहले कॉपरनिकस और फिर जो है गैलीलियो आते हैं, कॉपरनिकस और फिर गैलीलियो ये आए। इन दोनों ने इसको चैलेंज किया, लेकिन इन दोनों को जो है, कॉपरनिकस को तो हैंग कर दिया गया और गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अब ये इनिशियल टाइम था। तो बाद में फिर आप सुनते होंगे न्यूटन ग्रेविटी का खोज करते हैं, ग्रेविटी के बारे में लोग को बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सुनते होंगे आइंस्टाइन का, रॉबर्ट कूच का नाम। तो ये सब जो है उस समय में निकल के आते हैं। न्यूटन तो आपको ग्रेविटी के बारे में बताए, आइंस्टाइन एनर्जी के बारे में बताते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कूच जो थे वो डिज़ीज़ के बारे में बताते हैं कि कैसे जर्म थ्योरी है, रॉबर्ट कूच जर्म थ्योरी के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जर्म्स बहुत हो रहे हैं और वहाँ पे उतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। लोग के पास शिक्षा नहीं है कि वो किसी मेडिसिन के बारे में जान सके, अगर बीमारी होता है तो उसको कैसे टैकल करना है, ये सब जानकारी नहीं थी। तो इस सब के बारे में लोग पढ़ते हैं, जानकारी देते हैं, तो नया नया चीज़ एक्सप्लोर हो रहा होता है। तो ये तो था साइंस के फील्ड में। अब था जो फ़िलासफ़ी के फील्ड में, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया था, लॉक आए थे और जो फ़िलासफ़र थे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। सबसे पहले लॉक, फिर जो है रूसो, फिर जो है वोल्टेयर और चौथे जो है आपका मॉन्टेस्क्यू। तो लॉक बोलते हैं कि राज्य को फॉर्म किसने किया है, राज्य को किसी ने तो फॉर्म किया होगा, हु फॉर्म द स्टेट। फर्दर ही क्वेश्चन कि जो राज्य को फॉर्म किया गया है, तो सबसे पहले तो उस समय मोनार्की का रूल था वहाँ पे, रोमन एम्पायर जैसा हम लोग रूल देखते हैं। उसके बाद जब चर्च का रूल आता है तो वो कहते हैं कि चर्च को या मोनार्की को रूल करने का पावर किसने दिया है, तो ये पावर जो है पीपल ने दिया है। ये तो राइट उनको पीपल के द्वारा मिला है ना। तो पीपल के पास अल्टीमेटिंग राइट है जो डिसाइड करेंगे कि किसका राज्य होगा, क्योंकि पीपल जो है अपने विश से, अपने जो इच्छा से चुन के लाते हैं कि किनको रूल करना चाहिए। तो अब पीपल डिसाइड करेंगे कि किसका यहाँ पे शासन होगा। तो स्टेट जो होगा वो फॉर्म होगा एज अ वॉलेंटियर एसोसिएशन ऑफ पीपल, और जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा लोगों का लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि इनलाइटनमेंट में 3 चीज़ निकल के आया था, मटेरियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म और एम्पिरिसिज्म। फैक्ट के बारे में बताएंगे तो लोग का जो लाइफ है उसके बारे में बात होगी, उनका जो लिबर्टी है उसके बारे में बात होगी और जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी बात होगी। तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया गया लॉक के द्वारा और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है यूरोप में देखने को मिलता है। ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि बाद में जो है जब रशियन ये अमेरिकन रेवोल्यूशन आपका होता है या फ्रेंच रेवोल्यूशन में होता है, वहाँ पे भी जो है इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट का बात आता है तो लाइफ, लिबर्टी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये सब सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है अमेरिकन रेवोल्यूशन पे। उस पर हम लोग आगे आएंगे। तो ये तो हो गया आपके लॉक, जो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि मेन पावर जो है स्टेट के पास नहीं, पीपल के पास होगा। और पीपल जो है अगर राज्य उनके हित के लिए काम नहीं करेगा, जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो किसी भी टाइम पे जो ये स्टेट होगा उसको ओवरथ्रोन कर दिया जाएगा। एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होगा, स्टेट जो होगा वो पीपल के द्वारा कंट्रोल होगा। तो एक लेजिटिमेट स्टेट होगा जिसका पावर जो है कंट्रोल कौन करेगा, पीपल करेंगे। और पीपल कैसे कंट्रोल करेंगे, तो बाय इलेक्शन, जब उनको वोट देके चुनेंगे तो यहाँ से जो है
ये एक तरीके का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल शुरू हो रहा होता है। इससे पहले जो है पूरे यूरोप में मोनार्की रहता है। हमने इस मैप में देखा कि ये 15 सेंचुरी का मैप है यूरोप का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक स्पेनिश एम्पायर था, एक फ्रेंच एम्पायर था, एक होली रोमन एम्पायर था, यहाँ पे आपका मंगोलाइट किंगडम था, रशिया वाला किंगडम था, स्वीडिश किंगडम था, यहाँ पे स्वीडिश किंगडम था, ब्रिटिश किंगडम था। तो ऐसे पूरा किंगडम में बटा हुआ था पूरा यूरोप। तो अब जाके जो है पहली बार स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है निकल के आता है कि स्टेट होगा जिसका कंट्रोल जो है लोगों के हाथ में होगा, लोग डिसाइड करेंगे। तो ये तो हो गया लॉक के द्वारा दिया गया फिलॉसफी। तो अब ऐसे ही जो है रूसो भी हैं। रूसो बोलते हैं कि सिर्फ स्टेट के पास एक स्टेट फॉर्म कर देने से, लोगों के पास राइट आ जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में तो पीपल के पास राइट है कि पीपल डिसाइड करेंगे स्टेट कब तक होगा, वो स्टेट को ओवरथ्रोन भी कर सकते हैं। बट ये कैसे होगा, क्योंकि वो तो है बस उनके द्वारा कहना था कि जो यूरोप है या फिर ब्रिटेन है, मेनली ब्रिटेन में लोग तभी जो है अपने फ्रीडम को प्रैक्टिस कर पाते हैं जब उनको वोट देना होता है, बाकी टाइम जो है उनके पास कोई राइट ही नहीं होता है। तो वो बोलते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूसो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होना चाहिए, जिससे कि स्टेट बाहर निकल के आएगा एज अ वॉलेंट्री होगा। स्टेट जो होगा वॉलेंट्री होगा, और उसको डिसाइड कौन करेगा, पीपल डिसाइड करेंगे। जैसे ब्रिटेन में हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार अगर लोग जो है बस चुन लिए उसके बाद उन पर कोई चेक नहीं होगा। स्टेट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो लोगों का वेलफेयर करे, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया जाए, और किसी भी क्षण अगर वो जो है ऐसा करने में फेल होता है, सक्षम नहीं रहता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टेट है उसको जो है ओवरथ्रोन कर दिया जाएगा या डिसबैंड कर दिया जाएगा। फिर से जो है इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में जो एक बार अगर 5 साल के लिए चुन लिए तब तक वो स्टेट रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट राइट या फिर जो चेक था वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा स्टेट पे, और वेलफेयर स्टेट का बात होता है। तो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी जो है, अब ये कहाँ से आए थे रूसो, तो रूसो जो है आपको इनका इम्पैक्ट फ्रांस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जब वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, राइट, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। तो इस चीज़ को जो है फ्रांस में रूसो के आइडिया से अडॉप्ट करा जाएगा आगे चल करके। अब सिमिलरली वोल्टेयर आते हैं। वोल्टेयर भी फ्रीडम का बात करते हैं, स्टेट के बारे में बात करते हैं कि जो भी इविल है यूरोप में उसको जो है हम लोग को ख़त्म करना चाहिए, जो चर्च का जो मोनोपोली चल रहा है उसको नहीं होना चाहिए। और आर्ग्यू करते हैं कि हम लोग को जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाना होगा जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल होगा, ना कि चर्च का। और जो भी चर्च का मोनोपोली था उसको वो क्वेश्चन करते हैं, और ये सब चीज़ जो है स्टेट देखेगा, क्योंकि स्टेट जो है लोगों के लिए काम करेगा और लोग स्टेट को चुनते हैं। तो सिमिलर लाइन पे जो है ये तीनों थिंकर जो है बोल रहे थे। बट शुरुआत जो है लॉक ने किया था। अब उससे पहले भी हॉब्स थे, लेकिन हॉब्स जो है एब्सोल्यूट मोनार्की का बात कर रहे थे, जो सोवरेन स्टेट का बात है वो लॉक पहले करते हैं। तो इसलिए हम लोग को उतना डेप्थ में नहीं जाना, हम लोग को बस पता होना चाहिए लॉक के बारे में, रूसो के बारे में, वोल्टेयर के बारे में, और मॉन्टेस्क्यू इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेपरेशन ऑफ पावर का बात करते हैं कि पावर जो है स्टेट के पास तो होगा, लेकिन अगर स्टेट के पास अकेले स्टेट के एक विंग के पास पावर रहा तो वो जो है फिर वो तो अपना मोनोपोली दिखाने लगेगा ना। तो स्टेट की पावर को चेक कौन करेगा, जनता बार बार तो चेक नहीं कर सकती है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि 3 विंग होना चाहिए, एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, और एक जुडिशरी होनी चाहिए। और तीनों जो है अलग अलग विंग होगा जो एक दूसरे के पावर को चेक करेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म में, कि एक लेजिस्लेटर होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है, इसका शुरुआत जो है ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर के थ्योरी से, कि एक सिंगल अथॉरिटी के पास पूरा एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये इनलाइटेंड थिंकर एक नए कॉन्सेप्ट का शुरुआत करते हैं यूरोप में। ठीक है, तो अब इम्पैक्ट क्या होता है जो ये इनलाइटेंड थिंकर होते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो इनलाइटेंड थिंकर आए यूरोप में इनका इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले जो लोगों का राइट है, लोगों का नेचुरल राइट कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, उस सब पे फोकस किया गया, नेचुरल राइट पे फोकस किया गया। ठीक है, लोगों का जो नेचुरल राइट है, लाइफ,
लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इस सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब इसी से इंस्पायर होकर हम लोग देख लिए कि अमेरिकन रेवोल्यूशन होगा, अमेरिकन बिल्स ऑफ राइट आता है, वहाँ का और दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है इस नेचुरल राइट के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है। इवन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, ये कुछ भी नहीं, ये बस नेचुरल राइट का एक्सटेंशन है कि जो भी नेचुरल राइट है, लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट, ये यहीं से इंस्पायर्ड है। और यूएसए में भी यही चीज़ हुआ था कि लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी की जगह परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कहा गया था। तो इन सब राइट को जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया गया, जो कि लॉक का ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। अब इसी तरीके से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बताएं हम कि जो लिबर्टी है, राइट्स है, फ्रेटर्निटी है, ये सारा चीज़ जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में अडॉप्ट किया गया और ये जो है रूसों के द्वारा दिया गया था। तो देख लीजिए आप, चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, ये दोनों चीज़ को जो है इंस्पायर करा है ये थिंकर्स ने। अब वोल्टेयर जो है सेकुलरिज्म के लिए बहुत काम किए कि जो, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट जो है वो चर्च के पास नहीं, रैदर जो है वो लोगों के पास होगा और स्टेट कंट्रोल करेगा और स्टेट पे चेक जो है लोग करेंगे। तो एक तरीके से वो एकदम डिफरेंस रखना चाहते थे, जो चर्च का राइट है और जो चर्च का राइट है और जो लोगों का राइट है, उस पर एकदम अलग होना चाहिए। स्टेट के भीतर स्टेट जो है लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन चर्च जो है वो सेपरेट होंगे। तो कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है यूरोप में आते हुए देखते हैं हम लोग, ये वोल्टेयर का दिया हुआ है और मोंटेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। अब इससे इंस्पायर होके जो है मोनार्की जो था, जो पूरे यूरोप में मोनार्की बैठा हुआ था, चाहे वो प्रूशिया हो, जो आज के टाइम में हम लोग जर्मनी कहते हैं, प्रूशिया हो गया, रशिया हो गया, या फिर ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थे। ये सब जगह के जो मोनार्की रूल थे, इसको जो है ये थिंकर्स चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ये ट्रैप है। ट्रैप किस तरीके का? तो ट्रैप का मतलब होता है, ये एक्रोनेम है ट्रैप। वो कहते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होंगे उनको तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। आर से जो है, जो टॉलरेंस का बात हुआ टी से, ठीक है, टॉलरेंस आप समझ जाइएगा। आर से जो है रिफॉर्म का बात होता है कि रिफॉर्म होना चाहिए रूल्स में, जो भी टैक्स रूल है, क्योंकि ऐसा हो गया था कि जो चर्च था, चर्च जो है टैक्स इम्पोज करने लगा था लोगों के ऊपर। तो लोग को ये पसंद नहीं आ रहा था कि चर्च कैसे डिसाइड करेगा कि हमारे ऊपर चर्च कैसे कोई भी टैक्स इम्पोज कर सकता है। तो ये रिफॉर्म का बात होता है, ठीक है। अब ए से जो है, जो एब्सोल्यूटिज्म था, इधर मोनार्की का एब्सोल्यूटिज्म या फिर चर्च का एब्सोल्यूटिज्म, उसको कंटिन्यू नहीं होने देना है। और पी से जो था, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी था, उसको जो है अब आगे आने देना है। लोग का जो फिलॉसफी के प्रति जो एक पैट्रोनिस था, एक भावना था, एक नए तरीके का जो विकास हो रहा था दिमाग का, लोगों को वो अच्छा लग रहा था कि लोग को अपने राइट के बारे में सुनना अच्छा लग रहा था। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी का उदय हो रहा था। तो ये चीज़ जो है हम लोग को देखने को मिलता है कि पहले तो रोमन एम्पायर का रूल रहा, चर्च का रूल रहा, फिर एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ। लेकिन जो 16 से 18 सेंचुरी का टाइम था, इस समय जो है हम लोग देखते हैं एक इनलाइटनमेंट थिंकर्स का दौर शुरू होता है। तो ये जो है बेसिकली आपका इनलाइटनमेंट हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे होता है यूरोप में, सॉरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्या अमेरिकन रेवोल्यूशन का क्या नींव रखा गया था। सबसे पहले जो है हम लोग इसी मैप को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये थोड़ा हो गया है तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब एक बार इस मैप को देख लेते हैं। पहले तो आपको पता होगा कि ये ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है और स्पेन और ये पुर्तगाल है। ये 4 कंट्री जो है ये बहुत सुपीरियर थे यूरोप में अराउंड 14 to 15 सेंचुरी। इन्हीं 4 का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस था। रशिया भी था, लेकिन रशिया बहुत साइड में था तो उसका उतना कंट्रोल उधर नहीं था और वो अपने तक ही था। लेकिन ये 4 कंट्री जो थे, ये 4 एम्पायर जो थे और एक रोमन एम्पायर, ये अपना डोमिनेंस को हमेशा आगे बढ़ाए रखना चाहता था। तो आपको पता होगा कि जो अमेरिका की खोज है वो कोलंबस ने की है 1492 में। तो 1492 में
कोलंबस जो है इंडिया को खोजने के लिए निकला था। इंडिया को खोजने के चक्कर में वो वेस्ट की तरफ चले गए, इधर की तरफ चले गए इधर। तो यहाँ पे जो है आपको अमेरिका वो ढूंढ पाते हैं, जबकि उनको लगा था कि इंडिया को खोजे है वो, इसलिए वो इंडीज़ वाले रीजन में पहुँचते हैं और वेस्ट इंडीज़ कहलाता है वो रीजन। जो हम लोग आज देखते हैं कि क्रिकेट खेलती है वो कैरेबियन आइलैंड, उसको वो वेस्ट इंडीज़ नाम देते हैं। और वही पूरा रीजन को वो ढूंढते हैं, जो कैरेबियन आइलैंड होता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट होता है, और वहीं पे जो है अमेरिका वो ढूंढते हैं 1492 में। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पुर्तगीज़ होते हैं वास्को डी गामा, वो 1498 में जो है इंडिया को ढूंढ पाते हैं मई में। तो वो आते हैं जब नीचे, तो इंडिया को ढूंढते हैं, वाया अफ्रीका के नीचे होते हुए वो इंडिया आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन को समझने के लिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1492 में अमेरिका को ढूंढ लिया गया था कोलंबस के द्वारा। तो नॉर्थ अमेरिका को ढूंढे, और जो कि स्पेनिश थे। तो स्पेन सबसे आगे था उस समय, ऐसा नहीं। और इसीलिए हम लोग देखते होंगे कि अभी जो मैक्सिको है या फिर जो साउथ अमेरिका है, वहाँ पे फुटबॉल कल्चर आया है। फुटबॉल कल्चर कहाँ से आया है वहाँ पे? जो अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, फुटबॉल में इतना आगे हैं, ये उसी का देन है। ठीक है। तो 16th सेंचुरी में अब क्या होता है, अब यहाँ स्पेन का शुरू में दबदबा रहा, लेकिन अब 16th सेंचुरी तक स्पेन और पुर्तगीज़ जो है वो रिप्लेस कर दिए गए वाया ब्रिटेन और फ्रांस। अब 16th सेंचुरी आते आते फ्रांस और ब्रिटेन बहुत आगे निकल गए थे, क्योंकि स्पेन और पुर्तगीज़ जो है बहुत सीमित थे, और ब्रिटेन और फ्रांस का जो लालच था वो बहुत आगे बढ़ गया था। तो वो दोनों मेजर नेवल पावर बन गए थे। तो ये लोग नेवल पावर थे, ये लोग बहुत आगे निकल गए थे। तब ये क्या सोचे कि हम लोग को जो है इधर ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो है एक्सपेंड करना चाहिए। ईस्ट में जो है आपको पता होगा कि इंडिया है, और वेस्ट में जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। मैप में आप ये देख सकते हैं। ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका में दो पार्ट होता है, एक होता है ईस्ट कोस्ट वाला इलाका, ईस्ट कोस्ट वाला इलाका, एक होता है वेस्ट कोस्ट वाला इलाका। इसको हम लोग सेपरेट पेज में ही लिख लेते हैं। जब नॉर्थ अमेरिका आता है, ब्रिटेन और फ्रांस, ये लोग दो पार्ट में बटे होते हैं, एक ईस्ट कोस्ट होता है, एक जो है वेस्ट कोस्ट होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से जो है अमेरिका का इतिहास जो है बदलता है। तो जो ईस्ट कोस्ट होता है, यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी का कब्जा होता है, और जो वेस्ट कोस्ट होता है, यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी जो है उनका दबदबा होने लगता है। इस कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका में पहले नेटिव ट्राइब कौन थे? जो रेड इंडियंस थे। अमेरिका में शुरू से जो है रेड इंडियंस रह रहे थे। जो रेड इंडियंस थे वो अमेरिका में रहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं या फ्रेंच जो हैं, वो लोग जो स्लेव्स होते थे, तो स्लेव्स को जो है वो लोग अफ्रीका से लेकर आते थे, ताकि जो अमेरिकन कॉलोनी है वहाँ पे उनसे कम पैसों में जो है मजदूरी कराया जा सके। तो इसीलिए कहा जाता है जो हिस्ट्री ऑफ यूएसए इज़ अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा माइग्रेंट होते हैं, वेदर इज़ फ्रॉम इंडिया और चाइना और फ्रॉम अदर वर्ल्ड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे माइग्रेंट ही है, और माइग्रेंट की वजह से है जो यूएस का इकोनॉमी इतना आगे है। इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ यूएसए इज़ अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन। तो ऐसा होता है। तो अब क्या था कि नॉर्थ अमेरिका में यूरोपियन लोग धीरे धीरे आके बंटने लगते हैं। पहले तो स्लेब लाए, स्लेब के साथ साथ खुद भी आके सेटल होने लगे। अब कौन लोग जो यूरोप से है वो नॉर्थ अमेरिका में आके सेटल होते होंगे, जिनको जो है यूरोप में उतना मान सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं मिलता होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में आके सेटल होना शुरू करते हैं, यहाँ पे आके ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, यहाँ पे आके एकदम सेटल हो जाते हैं, जिनको कि इंग्लैंड या फिर फ्रांस से जो है इधर रेशियल बेसिस पे या फिर उनका डोमिनेंस नहीं होगा पॉलिटिकली, तो वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो अब जो है ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे, शुरू में ब्रिटिश क्राउन 1498 से तो
1492 में इसको स्पेन ढूंढा, इसके बाद 1600 तक जो है ब्रिटिश लोग का कंट्रोल होने लगा। 1600 से लेके टिल 1750 तक लगभग 150 साल तक जो है जो ब्रिटिश क्राउन था इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है कि अच्छा ये रीज़न है, यहाँ पे जो है कुछ हमारे ही लोग रहते हैं, वहाँ पे ट्रेड करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो पे सेटल्ड है। तो इससे जो है ब्रिटिश क्राउन को शुरू में कोई भी दिक्कत नहीं था। तो वो लोग पॉलिसी ऑफ बीइंग सब्जेक्ट था कि हाँ हमारा ही सब्जेक्ट्स है ना, चलो ये चल रहा है, तो उसको एकदम ध्यान नहीं देते थे। बट धीरे धीरे क्या होता है, यही जो है रीज़न बनता है अमेरिकन रेवोल्यूशन का कि पहले आप आज़ादी दे दो। पहले तो आप आज़ादी दे दिए, 150 साल तक आप इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल रीज़न हो, इकोनॉमी हो, कहीं पे भी आप इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, सोशल अफेयर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि 1700s में आप देखे होंगे कि इंडिया में भी जो है अमेरिकन लोग ये ब्रिटिशर्स आने लगे थे, युद्ध होने लगा था मेनली 1750s में। दोनों ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दोनों इंडिया में आने लगे थे 1750s में, ठीक है। तो यही चीज़ अमेरिका में भी चल रहा था, जहाँ जहाँ कॉलोनी था वहाँ चल रहा था। और शुरू में जो है वो लोग सिर्फ बिजनेस करने के लिए आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया में भी आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। लेकिन क्या होता है 1750s में एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है वो चल जाता है, 7 ईयर का वॉर होता है, 7 ईयर का वॉर 1756 से 63 तक। और ये वॉर जो है ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो यूरोप में हो रहा हो, ये वॉर जो है इसका इम्पैक्ट इंडिया और नॉर्थ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। तो ये हो रहा था। अब 7 ईयर का वॉर जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत ख़त्म होता है, और उसमें कहा जाता है कि जो फ्रेंच हैं, जो 7 ईयर वॉर होता है, 7 ईयर वॉर का जो एंड है इस तरीके से होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस में। इसमें कहा जाता है कि जो फ्रेंच लोग हैं उन लोगों को जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट से वहाँ पे एक भी जगह नहीं मिलेगा, और ना ही जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे भी आपको जगह नहीं मिलेगा। बट जो आपका जो सॉवरेनिटी है हम लोग उसको जो है मानते हैं। तो फ्रेंच को एक तरीके से नॉर्थ अमेरिका से भी निकाल दिया गया, इंडिया में भी वो लोग सीमित हो गए, ऑलमोस्ट हटा ही दिए गए। तो ये एक तरीके का विक्ट्री था ब्रिटिशर्स के लिए कि अब जो है उनका कंट्रोल होगा नॉर्थ अमेरिका में भी, इंडिया में भी। तो अब वो लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से जो है इस दोनों कॉलोनी को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले अब वॉर में हारे हैं ये लोग फ्रेंच वाले, और ब्रिटिशर्स भले जीते हो, नुकसान तो दोनों को हुआ है। अगर लड़ाई हो रही है तो दोनों को जो है इकोनॉमिक लॉस तो होगा। तो जो ब्रिटेन वाले थे वो हैवी पेनल्टी जो है, फिजिकल पेनल्टी जो है फ्रांस पे लगाते हैं कि आप लोग को जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग को पे करना होगा, क्योंकि आप लोग हारे भी हैं, प्लस आप लोग को जो है हार का हम लोग को खर्चा देना होगा, ये आपका गलती है। और उसके बाद जो है स्ट्रिक्ट मर्केंटाइलिज्म का जो है लॉ अपनाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। पहला तो फ्रांस के साथ हुआ, दूसरा जो नॉर्थ अमेरिका है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ही जाके सेटल हुए थे, वहाँ पे शुरू में कोई इंटरफेयर नहीं था, लेकिन अब जो है स्ट्रिक्ट मर्केंटाइलिज्म का लॉ जो है वहाँ पे लगाया जाता है। और कहा जाता है कि अब जो है आपको पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो हम लोग को टैक्स के रूप में देना होगा, प्लस नेविगेशन लॉ भी जो है, नेविगेशन एक्ट जो है लगा दिया जाता है। तो अब दो चीज़ हो रहा है, एक मर्केंटाइलिस्ट लॉ भी लगाया दिया है, एक जो है नेवल नेविगेशन का जो एक्ट है वो भी लगा दिया गया है, जो पहले नहीं था, लेकिन अब जो है उसको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भी गुड का स्मगलिंग हो रहा था, पहले स्मगलिंग इन द सेंस कि ट्रेड हो रहा था, उसको जो है अब ट्रेडिंग सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ करना है, कि जो ब्रिटिशर्स मर्चेंट हैं उनके साथ ही आप ट्रेड कर सकते हैं, अपने मर्जी से आप कहीं पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये सारा लॉ इम्पोज हो रहा था अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब इससे तो उन लोग को दिक्कत होने लगा कि पहले तो हम लोग को ऊपर कोई भी बैरियर नहीं था, अब हम लोग के ऊपर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, चाहे वो मर्केंटलिस्ट लॉ लगा के हो, उसमें कि नेविगेशन लॉ हो गया,
स्मगलिंग करना है, कोई भी चीज़ का ट्रेड करना है तो वो ब्रिटिश मर्चेंट के साथ ही होगा, ऐसा उनको पसंद नहीं आया। क्यों? अब ब्रिटिशर्स ऐसा कर रहे थे क्योंकि उनको वॉर में लॉस हुआ था, तो उसका जो रेवेन्यू जो है यही टैक्स से, इस तरीके के ट्रेड से जो है वो निकालना चाहते थे। तो ये पॉलिटिकल रीजन कहीं ना कहीं होता है अमेरिकन रेवोल्यूशन का, ठीक है। इसके अलावा जो है इकोनॉमिकली अब देखते हैं। अब इकोनॉमिकली क्या होता है कि जो टैक्स का बर्डन था वो भी जो है अमेरिकन सब्जेक्ट्स पे बढ़ा दिया जाता है। जो अमेरिकन सब्जेक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के, उस पर जो है अब टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया जाता है। अब कैसे बढ़ाया जाता है? एक स्टैम्प टैक्स आता है 1755 में, स्टैम्प टैक्स वो 1765 में आता है। इसके अलावा टाउनसीड ड्यूटी लगा दिया जाता है कि जो टाउन में लोग रह रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए एडिशनल आपको जो है टैक्स देना होगा, चाहे शुगर के लिए हो, सॉल्ट के लिए हो, तो एडिशनल टैक्स जो है देना पड़ रहा था, जो टाउन सील ड्यूटी था। ये तो हो गया शुगर और सॉल्ट के लिए। अब जो है आपको टी के लिए भी टैक्स देना होगा, और यही जो है बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट भी करता है कि आपको टी टैक्स देना होगा। जो हम लोग पढ़ते हैं कि बोस्टन टी पार्टी बनता है, उसका भी कहानी है, तो अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो टी टैक्स भी जो है 1773 में लगने लगा। अब ब्रिटिशर्स जो है कुछ ज़्यादा ही करने लगे थे कि अब तो आपको पहले शुगर टैक्स दे रहे हैं, इसके अलावा आपको सॉल्ट टैक्स दे रहे हैं। इतना से आपको नहीं हुआ तो अब आप समझे टी टैक्स भी ले रहे हैं, तो ये ज़्यादा होने लगा था। तो अब क्या हुआ, और साथ ही साथ जो नेविगेशन एक्ट था उसका भी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने, जो नेविगेशन एक्ट था उसका भी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। जो आप ट्रेड कर सकते थे वो भी सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ करना है। तो एक तरीके से जो है ये इम्पोजिशन हो रहा था। तो ये दोनों जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीज़न हो गए। और ब्रिटिश क्राउन क्या किए, अब अपना आर्मी भी जो है सेंड करने लगे, जो भी अमेरिकन ट्रेड होता था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार जो है अमेरिकन लोग अपना रिवोल्ट कर दिए एक तरीके का, कि आप कहें कि ज़बरदस्ती मेरे साथ ट्रेड करना है, हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, और वो खुद से जो है ट्रेड करने लगते हैं। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है बात को मानते नहीं हैं, और खुद से जो है अपना जो टी है उसका ट्रेड करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी थी कि जो नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड करना है 1773 ऑनवर्ड। आप देखे होंगे कि इंडिया में भी 73 में जो है चार्टर एक्ट आता है। सिमिलर मैनर में जो है 1773 में अमेरिका में भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दे दिया गया कि आप जो है आप डिसाइड करो कि कैसे जो है इंडिया के साथ अमेरिका में जो है ट्रेड करना है। अमेरिकन के पास ये राइट नहीं होगा, और इसके लिए जो है आपके पास पूरा राइट है। अब 1773 में ही क्या होता है, बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट होता है। इसके थ्रू क्या होता है, जो अमेरिकन ट्रेडर्स थे वो इंटर करते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप थी, इनके शिप में इंटर करते हैं जो बोस्टन टी पार्टी के वर्कर्स रहते हैं, और कम से कम 300 कार्टन जो था, 300 कार्टन जो टी का था उसको सी में डिप्लॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो अब ब्रिटिश क्राउन को इससे गुस्सा आ जाता है, तो इसके बाद जो है वो लोग आर्मी जो है सेंड करती है, और साथ ही साथ जो भी 300 कार्टून फेंकने का जो नुकसान हुआ था, शिप को पानी में फेंक दिया, जिसका नुकसान हुआ, अब उसका कंपनसेशन कहाँ से आएगा? तो ब्रिटिश क्राउन जो है उसका कंपनसेशन बोलती है कि अमेरिकन ट्रेडर्स तुम लोगों को देना होगा। तो अब तो जो कंपनसेशन है वो भी देना होगा, और आर्मी भी भेज दिया गया। तो एक तरीके से ये कोहर्सिव एक्ट था ब्रिटिशर्स के द्वारा टुवर्ड्स द अमेरिकन सब्जेक्ट। तो ये जो है उन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अमेरिकन जो है एक तरीके का रिवोल्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो, जाओ, हम तुम लोग की बात को ओबे नहीं करते हैं। और जो 13 स्टेट थे जो ईस्ट कोस्ट पे, हमने देखा था 2 कोस्ट था, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। जो ईस्ट कोस्ट पे 13 स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने मिलके एक तरीके से आर्म्ड रिबेलियन कर दिया और कहा कि हम ब्रिटिश जो क्राउन है उनके बातों को या उनके लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, एंड वी डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए।
तो उसी समय जो है 1776 में ब्रिटिश राज से अलग होके जो अमेरिकन है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट दिखाते हैं। और ब्रिटिशर्स फोर्स जो है फिर उनसे विड्रॉ होता है। तो 76 से लेके 83 तक ये 6-7 साल जो है अमेरिकन को तो ऐसे नहीं ब्रिटिशर्स ने जीतने दे देंगे कि अच्छा अमेरिकन बोल दिया है कि हम लोग आज़ादी चाहते हैं, ब्रिटिशर्स मान गए। इतनी आसानी से तो ब्रिटिशर्स किसी को छोड़ते नहीं हैं। इंडिया में 200 साल तक राज कर गए, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि 7 साल तक जो है फुल फ्लेज्ड वॉर होता है, जिसका कि हम लोग देखते हैं वाशिंगटन जो थे अमेरिका की तरफ से लड़ते हैं, जेफरसन बहुत सारा नारा देते हैं। तो ये सब जो है उनके लीडर्स थे जो वॉर में लड़ रहे थे। तो अमेरिकन आर्मी को अब कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? अभी अमेरिका में तो इतने लोग ट्रेडर्स लोग थे, आर्मी पे तो ध्यान देते नहीं थे। तो अमेरिकन आर्मी वही लोग वहाँ के मर्चेंट लोग बनाते हैं, जिसको कि सपोर्ट मिलता है फ्रेंच क्राउन का। अब आप बताइए फ्रेंच क्राउन का सपोर्ट उनको क्यों मिलेगा? क्योंकि जो 7 ईयर वॉर हुआ था उसमें फ्रेंच लोग ब्रिटिशर्स से हार चुके थे, उनके ऊपर एक तरीके का जिल्लत था वॉर हारने का। तो उसी लिए जो है वो लोग अमेरिकन को सपोर्ट करते हैं कि आइए हम आप लोग के फ्रीडम को जो है सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो है फिर विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्राउन और फ्रेंच आर्मी अमेरिकन्स वे एबल टू विन दिस बैटल एंड उसके बाद जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने में सफल होते हैं। तो एक तरीके से अगर हम लोग क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करें तो क्या होगा कि सबसे पहले जो है 1776 में जो है अमेरिका वाले अपने आप की आज़ादी का जो है घोषणा करते हैं। सबसे पहले 1776 में आज़ादी का घोषणा किए। कब करते हैं आपको पता होगा कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई को, इसलिए 4 जुलाई को वहाँ पे हॉलीडे मनाया जाता है। ठीक है, 4 तारीख को जो है अमेरिका का 1776 में आज़ादी का घोषणा होता है वाया फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। जो फिलाडेल्फिया था रीजन, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है ईस्ट कोस्ट में। बट अब जो है वॉर तो पक्का था कि ब्रिटिशर्स जो है इसका विद्रोह करेंगे, तो विद्रोह होता है, फ्रेंच का सपोर्ट मिला। तो 1779 में जो है 1776 से लेके 1783 तक ये वॉर हुआ। 83 में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्राउन एंड फ्रेंच आर्मी, उनको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है, ब्रिटेन को यहाँ से हटा दिया गया 1883 में। अब जो है 1787 तक जो है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ये फॉर्म किया जाता है। और 1789 में जो है बिल ऑफ राइट जिसमें कि लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इन 3 चीज़ पे फोकस किया जाता है, जिसको कि जो जेफरसन थे, थॉमस जेफरसन, वो इस चीज़ पे एम्फसाइज करके बात करते हैं। और यहीं पे वो नारा दिया गया था। नारा इन लोग के द्वारा क्यों दिया गया था? जब बोस्टन टी पार्टी हुआ था तो वहाँ पे इनके द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा दिया गया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि आप लोग हम लोग पे हर चीज़ में टैक्स ले रहे थे। आपने देखा कि चाहे वो शुगर हो, यहाँ पे नहीं लिखा है, चाहे वो शुगर था, इरेज कर दिया गया था, सॉरी, चाहे शुगर था, चाहे टी था, चाहे सॉल्ट था, हर चीज़ पे आप टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं। हम लोग को किसी चीज़ में ट्रेड करने नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स ले रहे हैं। तो क्या होता है कि उन्होंने, जेफरसन साहब ने नारा दिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप तो हम लोग को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो हम लोग कोई टैक्स ही नहीं देंगे। तो फाइनली ये पूरा इंसिडेंट होता है और जो है अमेरिका का जो आज़ादी है वो पूरा सिनेरियो इस तरीके से जो है रखा जाता है। 1776 में आज़ादी मिला, ब्रिटिशर्स को बाहर किया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में आया और बिल ऑफ राइट, इस पे जो है पूरा अमेरिका का जो राइट है वो बेस्ड है, ये देखने को मिलता है। अब अमेरिकन जो रेवोल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? अब पहला तो ब्रिटिशर्स को हटा दिया गया और पहली बार कहीं पे जो है जो बिल ऑफ राइट आ रहा है, तो पहली बार एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बात हुआ है
अभी तक हम लोग जो है मोनार्की देख रहे थे, क्योंकि वही लोग बाहर आए थे ब्रिटेन से या फिर फ्रांस से जिनको मोनार्की पसंद नहीं था, वही लोग 13 जो स्टेट थे वहाँ पे आके बस गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पे ना चर्च का रूल है और ना ही किसी मोनार्की का रूल है। पहली बार डेमोक्रेसी विटनेस किया गया है वर्ल्ड में, अमेरिका में, इन अ मॉडर्न टाइम। ऑल्दो इंडिया में जो है डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता था एंशिएंट टाइम में जब लिच्छवी गणतंत्र था, बट मॉडर्न प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी का दैट वाज प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएसए इन 1789 और वाया यूएस जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थे उसके थ्रू। तो पहला तो इम्पैक्ट ये हुआ कि डेमोक्रेसी बहाल हुई मॉडर्न टाइम में कहीं पे। दूसरा, जो अमेरिकन्स हैं वो ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करते हैं अपने लैंड से, बिल ऑफ राइट आता है, और साथ ही साथ जो है जो फ्रेंच का भी जो रेवोल्यूशन था उसका भी नींव कहीं ना कहीं यहाँ रखा जाता है, क्योंकि फ्रांस में भी तो कॉलोनी था। तो जो फ्रांस के लोग थे वो लोग भी थोड़ा डेमोक्रेसी से इंस्पायर्ड हो गए थे। उनको लगा कि जब अमेरिका में जो है इस तरीके का रिफॉर्म आ सकता है तो वाई नॉट इन आवर कॉन्टिनेंट, बिकॉज फ्रेंच वेयर सपोर्टिंग अमेरिकन्स, तो अमेरिका को तो फ्रेंच सपोर्ट किए थे, तो अब वहाँ पे भी इसका रिवोल्ट होगा। तो ये सारा जो है एक तरीके का इम्पैक्ट था अमेरिकन रेवोल्यूशन का, जो मेजर इम्पैक्ट था। इसके अलावा छोटे मोटे तो इम्पैक्ट होगा ही, बट आपको ये पता होना चाहिए। अब जो है अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, डेमोक्रेसी आ गया। अब क्या दिक्कत था? तो अब दिक्कत होता है ये जो ईस्ट कोस्ट था और वेस्ट कोस्ट था, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत दिक्कत था। क्यों? इसी के वजह से जो है अमेरिका का सिविल वॉर होता है, जो कि 1861 से लेकर के 1865 तक चलता है। अब तो फ्रांस जा चुका है, अब फ्रांस तो पिक्चर से हट गया। तो अब अमेरिका के अंदर ही ऐसा होगा। क्या होगा? अमेरिका में पहले कहाँ से स्लेब आए थे? जो वहाँ नॉर्मल लोग जो वहाँ के थे वो तो रेड इंडियंस थे, लेकिन वहाँ पे स्लेब अफ्रीका से लाए गए थे। तो स्लेब का जो प्रोसेस था वो अमेरिका में चलता ही आ रहा था। भले ही अमेरिका में आज़ादी मिल गया, डेमोक्रेसी बहाल हो गया, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ? आउटकम ये हुआ कि मात्र वहाँ के 10 से 15% लोग ही ऐसे होंगे जिनको कि है वोटिंग राइट मिला था। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लोग को वोटिंग राइट नहीं था। ये पहले हम लोग रीज़न देख लेते हैं कि सिविल वॉर क्यों होता है, अलग पेज में देखते हैं। पहले 10 से 15% लोग ही अमेरिका में ऐसे होंगे जिनको कि वोटिंग का राइट मिलता है। ठीक है भाई। दूसरा ऐसा होता है कि जो लैंड ओनर हैं, 10% में कौन आएंगे? जो लैंड ओनर हैं उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेगा। जो एजुकेटेड हैं, जो एडुकेटेड है या एजुकेटेड जो भी कहिए वो हैं, उन्हीं को राइट मिलेगा। तीसरा, जो वुमेन है उनको राइट नहीं मिलेगा वोटिंग का। चौथा, जो स्लेव हैं उनको भी राइट नहीं मिलेगा वोटिंग का। जो ब्लैक है उनको भी राइट नहीं मिलेगा वोटिंग का। ब्लैक वाला राइट तो अब बहुत बाद तक चलता रहा है वहाँ पे। तो ये आउटकम था। तो क्या इसका फ़ायदा सारे लोग को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब अब आप इतना मॉडर्न डेमोक्रेसी बनने जा रहे थे, लेकिन और आप ये सब कुछ किए ही नहीं, इन सब चीज़ को ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या होगा इसका आउटकम? और साथ ही साथ जो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा था ब्रिटेन में क्या होता है कि 1803 के आसपास, 1803 बोलिए 1804 में अमेरिका से निकलने के 15-20 साल के बाद वहाँ से जो है स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो अब ब्रिटेन में स्लेवरी ख़त्म, अमेरिका सबसे पहला डेमोक्रेसी बन रहा था और वहाँ पे अभी भी स्लेव है। स्लेव की स्थिति बहुत ख़राब, एक तरीके का वो चीप लेबर का काम कर रहे थे। ठीक है, उनके पास कुछ था नहीं और कोई राइट नहीं, अपना प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी ख़रीद नहीं सकते हैं अपने मर्ज़ी से। तो ये जो दर्शा रहा था कि अमेरिका में बैकवर्डनेस है, डिस्पाइट बीइंग द वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि दो रीजन जो था, जो ईस्ट कोस्ट है और जो वेस्ट कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट जो था ये एग्रीकल्चर प्रोन था, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा था, और जो
सॉरी जो वेस्टर्न कोस्ट था, और जो ईस्टर्न कोस्ट था यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगाना चाहते थे वहाँ के लोग। तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्री का डिमांड होता है, ईस्टर्न कोस्ट में इंडस्ट्री लगाने का डिमांड होता है, और जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस हो रहा है। एग्रीकल्चर में जो है क्रॉप उगाना है, यहाँ पे तो स्लेब चाहिए। वहाँ पे कैश क्रॉप का कल्चर था, जो कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, टबैको हो गया, कॉटन हो गया, इन सब के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर चाहिए था। और लेबर कहाँ से आएगा? स्लेब इस चीज़ का पूर्ति कर देते थे। बट ईस्ट कोस्ट में जो था वहाँ पे वो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। अगर आप अमेरिका का मैप देखिएगा तो ये पता चल जाएगा, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। तो इसीलिए जो है ईस्ट कोस्ट के लोग जो हैं इस चीज़ का विरोध करते हैं कि स्लेवरी नहीं होना चाहिए, जबकि वेस्ट कोस्ट के जो लोग हैं वो बोलते हैं स्लेवरी होना चाहिए। अब 1861 से 65 के बीच ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि अब्राहम लिंकन जो वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं आगे चल के, वो वादा करते हैं कि मैं अगर शासन में आया तो मैं स्लेवरी ख़त्म कर दूँगा। तो इसके लिए जो ईस्ट कोस्ट के लोग थे उनका सपोर्ट करते हैं, और वेस्ट कोस्ट के लोग को जो है ये हजम नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वो 1828 के आसपास फॉर्म हुई थी, और रिपब्लिकन पार्टी 1850-60s में आई थी, 1855 के आसपास, ठीक है। और उसी के बाद जो है ये नए लीडर आए थे, और वो नया पार्टी था, नया जज्बा था, कुछ रिफॉर्मिस्ट बात तो करेंगे। तो लिंकन वन ऑफ द फर्स्ट लीडर थे रिपब्लिकन पार्टी के, आपको ये भी पता होना चाहिए। और जो लिंकन साहब थे वो बोलते हैं कि हम लोग स्लेवरी ख़त्म करेंगे, हम लोग को जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी बनना है, स्लेव्स को राइट होना चाहिए। तो जो ईस्टर्न कोस्ट के लोग थे उनका सपोर्ट करते हैं, वेस्टर्न कोस्ट वाले उनको अपोज करते हैं। तो अब वहाँ पे चुनाव हुआ, और जो है अब्राहम लिंकन जीत के आ जाते हैं। अब्राहम लिंकन जैसे जीत के आते हैं, वेस्टर्न कोस्ट के लोग जो हैं अपने आप को बोलते हैं कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस अमेरिका। जो अमेरिका एक यूएसए बन चुका था, तो बोलते हैं कि हम लोग जो है इसका पार्ट ही नहीं है। हम जो यूएस का डिक्लेरेशन था, जो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, बिल ऑफ राइट वाला डिक्लेरेशन हुआ था, वो बोलते हैं कि हम लोग जो हैं इससे अब बाहर हैं, हम लोग इसका पार्ट नहीं है, अब चाहिए कर लीजिए स्लेवरी को ख़त्म। तो इसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ की आर्मी होती है वो जो है इस सेपरेशन को रोकती है, और फिर जाके जो है एक चीज़ मेंशन होता है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ क्या था? 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि सबसे पहले स्लेवरी को तो ख़त्म किया जा रहा है भैया, और दूसरा एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया कि प्रोहिबिट है यहाँ पे राइट टू ससीड, कि आप जो है अमेरिका एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एक फेडरेशन है, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन फ्रॉम विच नो स्टेट कैन ससीड। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो अमेरिका में स्टेट का नंबर है वो 50 है, और कोई भी स्टेट इसमें से ससीड नहीं कर सकता है। ये जो अमेरिकन सिविल वॉर होता है उसका आउटकम के रूप में निकल के आता है। स्लेवरी ख़त्म हुआ, 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू सक्सेशन होता है 1861 में। और लिंकन साहब तो अब प्रेसिडेंट बन के आ ही चुके हैं, तो फाइनली जो है उनको राइट मिलता है। और सादर्न स्टेट में भी क्या होता है, अब इंडस्ट्री लगना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ तो पहले लेबर लोग थे, अब वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा, ईस्टर्न कोस्ट पे भी इंडस्ट्री लगेगा। और बाद में हम लोग देखते हैं जो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तो अमेरिका का इंडस्ट्री ग्रो किया था, उसका जो गुड्स बन रहा था उसका सप्लाई कहाँ होगा, उसका मार्केट क्या बनेगा? उसका मार्केट जो है ब्रिटेन बनेगा या फिर अदर यूरोपियन कंट्री बनता है। तो यहीं पे जो नींव रखा गया था अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, अराउंड 1850-60s में। हालांकि उससे पहले इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, और फ्रांस में भी हो रहा था, और जर्मनी में भी हो रहा था, बट इसका इम्पैक्ट जो है ये लॉन्ग लास्टिंग था, और अभी तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि अभी भी अकेले यूएस का जो है जो इंडस्ट्री है उसका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे हुआ तो इसके साथ साथ क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय होता है। आप लोग पढ़ते होंगे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें पढ़ते होंगे वुडरो विल्सन
वुडरो विल्सन सबसे पहले 1860-70s में ही पब्लिक प्राइवेट डाइकोटोमी का बात करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है ऐसा इजाद करना होगा जो कि लोगों का बात करे। तो बहुत सारा मैनेजमेंट का बारे में बात होता है कि कैसे वर्कर्स का राइट का प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको जो है मोटिवेशन दिया जाए। फिर वुडरो विल्सन के बाद जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आता है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आता है कि कैसे इंडस्ट्री मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो है एक कोऑपरेशन बनाया जाए, एक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जाए। इस सब के बारे में बात होता है। तो ये उसी का आउटकम था जो कि आपको बाद में देखने को मिलता है। और अब जो है एक तरीके का जो यूएसए में डेंट लगा था कि यूएसए जो है एक एडवांस सोसाइटी नहीं है, सिविलाइज सोसाइटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है अब वो ख़त्म होता है। बट अभी भी जो है एक इम्पैक्ट रहता है। ये इम्पैक्ट क्या होता है कि ऑल दो स्लेवरी ख़त्म हो गया, ऑल दो यूएसए में एक तरीके का राइट टू सक्सीड वाला चीज़ को ख़त्म कर दिया गया कि यूएसए जो है एक यूनाइटेड स्टेट बना रहेगा, बट अभी भी एक इम्पॉर्टेंट आउटकम था जो ब्लैक्स राइट से रिलेटेड था कि ब्लैक्स को अभी भी कोई भी राइट नहीं दिया गया था, वुमेंस को जो है वोटिंग राइट अभी भी नहीं दिया गया था। तो ऑल दो यूएसए इतना एडवांस होने के बावजूद वहाँ पे इन दो चीज़ का एब्सेंस था। तो ये जो है ये हमने देखा जो इनलाइटनमेंट से लेके अभी तक यूएस का जो रेवोल्यूशन था ये। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।